आज हम बात करेंगे चीन के कर्ज संकट की। ये देशों को बर्बाद कर रहा है और ये चीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। संक्षेप में कहें तो चीन दुनिया भर में उन अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगा रहा है जो मजबूत नहीं थी। यह विचार उनकी वफादारी को खरीदने का था। कुछ मामलों में यह काम कर गया, लेकिन बहुत से मामलों में पैसा डूब गया। अब ये देश कर्ज वापस नहीं चुका सकते हैं और चीन को पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उसके अपने शहर कर्ज में डूब रहे हैं। हम यहाँ खरबों डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। अस्थिर ऋण पैसा जिसे चीन वसूल करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। ये कहानी 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्रित तत्व है। यह चीनी राज्य के ऋण जाल को फैलाने के लिए एक हथियार भी है। ये हथियार अब विपरीत परिणाम दिखा रहा है। बेल्ट एंड रोड अब बन गया है और समस्याओं में फंस गया है। पार्टनर देश अपने कर्ज का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चीन को बेल आउट देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और ये किसी भी पक्ष के लिए काम नहीं कर रहा है। चलिए मैं आपको कुछ नंबर दिखाता हूँ। वर्ष 2000 से 2021 तक चीन ने 128 बेल आउट दिए। ये 22 देशों में थे। कुल मूल्य $240 बिलियन था और इसमें से अधिकांश BRI के लिए भेंट था। इस बेल आउट्स का एक बड़ा हिस्सा 2017 के बाद भी दिया गया। BRI 2013 में शुरू हुआ। 2019 और 2021 के बीच चीन ने $104 बिलियन का बेल आउट दिया। इसलिए प्रवृत्ति काफ़ी स्पष्ट है। बेल्ट और रोड परियोजनाओं के कारण चीन के खराब ऋण कई गुना बढ़ गए हैं। अब उन देशों को देखें जिन्हें यह ऋण मिले हैं। भूगोल के आधार पर चीन ने बहुत सारे देशों को कवर किया है, जैसे अर्जेंटीना, बेलारूस, इक्वेडोर, मिस्र, लाओस, मंगोलिया, पाकिस्तान, सूरीनाम, श्रीलंका, तुर्की, यूक्रेन और वेनेजुएला। ये देश अलग अलग महाद्वीपों में हो सकते हैं, लेकिन उनमें 2 समान बातें हैं। पहला, उनके पास सभी चीनी कर्जे हैं और दूसरा, उनके पास सभी IMF कर्जे हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतिम रिक्त संसाधक। इन समानताओं का क्या मतलब है? चीन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का शोषण कर रहा है। वह उन्हें और ऋण से भर देता है और धन देता है, जबकि जोखिम स्पष्ट हो गया है। कुछ देशों को बैंक ऋण नहीं देते हैं। यह इसलिए है कि वे अपनी ऋण सेवा करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन चीन उन्हें बहुत सारे पैसे देकर कर्ज में डुबा देता है, फिर वे चुकाने में असमर्थ होते हैं। कुछ मामलों में चीन उन्हें अधिक नकदी ऋण देता है, दूसरे मामलों में यह ऋण की अवधि को बढ़ाता है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, श्रीलंका और जाम्बिया। ये हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा है। श्रीलंका में हाल ही में IMF से बेल आउट प्राप्त किया। अब इसकी ऋण संरचना को पुनर्गठित करनी होगी, जिसका अर्थ है कि सभी उधारदाताओं को अपने पैसों में कटौती करनी होगी। उधारदाताओं को कुछ धन छोड़ देना होगा, लेकिन चीन को यह विचार पसंद नहीं है, इसलिए ये अभी तक पुनर्गठितकरण योजना में शामिल नहीं हुआ है। 1 साल बाद श्रीलंका के पीड़ित होने के बाद चीन ने अभी हाल ही में यह सहमति दी है कि वह योजना पर चर्चा करेंगे। और हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? श्रीलंका की चीन को कितने करोड़ डॉलर की ऋण है? $74 अरब। यह फिर भी 2022 के अंत था। जाम्बिया की भी यही कहानी है। ये देश एक विशाल चीनी कर्ज के नीचे दबा हुआ है, जिसका मूल्य $6 बिलियन है। ये अभी भी 2021 के अंत था। ठीक समय पर श्रीलंका की तरह जाम्बिया को एक IMF बेल आउट की ज़रूरत है और बिल्कुल श्रीलंका की तरह चीन रास्ते पर है। जाम्बिया को अपनी कर्ज की संरचना को पुनर्गठित करना है, लेकिन चीन ने नई शर्तें लगा रहा है। पिछले महीने चीन ने कहा कि विश्व बैंक को प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। जाम्बिया के वित्त मंत्री गुस्से में थे। उन्होंने कहा, उच्च स्तर पर हुई चर्चाएं जैसी बातें हमारी स्थिति को और बिगाड़ देती हैं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी समाधान की तलाश में हैं, ना कि चर्चाओं की जो मुद्दे को लंबित कर सकती है। वे यहाँ स्पष्ट रूप से चीन की ओर संदर्भित कर रहे थे। इसलिए जाम्बिया की कहानी में
बीजिंग खलनायक है, ये श्रीलंका की कहानी का खलनायक भी है और वो ये जानता है तो इन देशों को कर्ज में राहत क्यों नहीं देता, क्योंकि इसका मतलब पैसे और सम्मान की हानि होगी और चीन इनमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपक्षीय लेनदार है। 2020 तक चीन ने लगभग $1.5 ट्रिलियन का कर्ज दिया है और यह पैसा 150 से अधिक देशों में गया है। सोचिए, एक और $0.5 ट्रिलियन का कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। कोई भी देश कभी भी इस बात पर सहमत नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के लिए छूट दे भी दी जाए तो दूसरे भी उसी की उम्मीद करने लगेंगे। इसलिए ये पूर्वग्रह और अपेक्षाओं के सेट करने के बारे में है और चीन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अपने खुद के ही शहर तरनों के नीचे डूबे हुए हैं। अब ये हमारी कहानी का तीसरा भाग है। चीन में स्थानीय सरकारों को नकदी की तत्काल आवश्यकता है। उनके पास एक विशाल ऋण फाइल है और बड़े पैमाने का मतलब $5 ट्रिलियन। आपने सही सुना, $5 ट्रिलियन। 2022 में चीन में स्थानीय सरकारों पर $5 ट्रिलियन से अधिक का ऋण था। अब वे नकदी जुटाने के नए तरीके की तलाश कर रहे हैं और नए ऋण का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीजिंग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इसे सुनिए, हमें मौजूदा ऋणों को कम करने के लिए काम करते हुए नए ऋणों के निर्माण को रोकना चाहिए। हाँ, ज़रूर, पर कैसे? इससे निकला नहीं जा सकते। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार बिना, अपने कर्ज समस्याओं को ठीक करने के बिना फिर से सक्रिय नहीं कर सकता है और यह सरकार का शीर्ष ध्यान विषय है। वह 2023 की ओर या जो भी साल बचा है को चीनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सुनिश्चित करने के रूप में देख रहे हैं। शी जिनपिंग ने एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, जिसका मुख्य जिम्मेदारी क्षेत्र चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करना है, क्योंकि यह कर्ज फाइल ताश के पत्तों की तरह है। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और सब कुछ धाराशायी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।